सो गाइज दिस इज पार्ट 2 ऑफ द एमपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन PYQs, जहाँ पे हम डिटेल में एक एक PYQ को ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझते हैं और उनके आंसर्स के बारे में जानते हैं। सो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं अलॉन्ग विद देयर प्रॉपर आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना। आप जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। So question number 1 is, which of the following are determinants of gait except pelvic tilt, knee extension in stance phase, pelvic rotation and foot and knee mechanics। अब अगर हम बात करें गेट की, तो गेट के अंदर हमारे दो फेजेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा स्विंग फेस ऑफ गेट एंड एक होता है स्टांस फेस ऑफ गेट। स्टांस फेस कौन सा होता है? जब आपका पैर ज़मीन पे होता है। एंड स्विंग फेस क्या होता है? जब आपका पैर ऊपर हवा में होता है। सो इट कंप्राइजेज 30% ऑफ योर गेट साइकिल एंड स्टांस फेस कंप्राइजेज 70% ऑफ योर गेट साइकिल। ठीक है, अब हम बात करें तो इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिटर्मिनेंट नहीं है गेट का। पेल्विक टिल्ट तो है एक डिटर्मिनेंट, पेल्विक रोटेशन भी है, फुट एंड नी मैकेनिक्स भी है, बट नी एक्सटेंशन इन स्टांस फेस दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ गेट। नी फ्लेक्शन इन स्टांस फेस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ गेट। सो यहाँ पे समझो, द बायोमैकेनिकल नी एक्सटेंशन इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो बायोमैकेनिकल फैक्टर्स help reduce the energy expenditure and help perform a smooth coordinated movement। pelvic rotation से क्या होता है? step length increase होती है। obviously अगर आपका pelvic ये अगर समझो हिप बोन है दोनों, और ये ऐसे ऐसे अगर आगे जाएंगी, एक लेग आगे जा रहा है फिर दूसरा लेग पीछे आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा? ये एक लेग आगे जाएगा और ये वाला लेग पीछे आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा आपका पेल्विक रोटेट करेगा या फिर जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपकी स्टेप लेंथ इंक्रीज होगी। पेल्विक टिल्ट हो रहा है, यानी कि ये अगर पेल्विक है राइट साइड का और लेफ्ट साइड, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, तो अगर एक जगह ड्रॉप होगा तो दूसरी जगह हाइक होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? स्विंग साइड पे, यानी कि जब स्विंग फेस होगा तब हमें हेल्प मिलेगी। सो पेल्विक टिल्ट की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जब आपका एक पैर हवा में होता है यानी कि स्विंग फेस में होता है, तो उस साइड का पेल्विक ड्रॉप करने में हेल्प करता है। फुट एंड नी मैकेनिज्म आपके आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। एंड ड्यूरिंग स्टांस फेज नी फ्लेक्शन इज द डिटर्मिनेंट एंड नॉट नी एक्सटेंशन। अगर नी फ्लेक्शन नहीं होगा सो इट विल लीड टू डिस्टर्ब्ड मूवमेंट, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। So question number 2 is, when a person carries a suitcase in right hand, his COG shifts towards left side and downwards, towards left and upwards, towards right and upwards and towards right and downward। So अगर ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है और यहाँ पे इसने इस हाथ में अपना सूटकेस पकड़ रखा है, दिस इज द राइट साइड। तो COG कहाँ शिफ्ट होगी? टुवर्ड्स द राइट साइड, बिकॉज इट इज द हैवियर साइड। तो 3 और 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। अब COG ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो COG विल शिफ्ट अपवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट द COG शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड एंड अपवर्ड्स। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। एंटीरियर वेंट्रल, एंटीरियर का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ, दैट मीन्स टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, तो ए का हो गया सेकंड। इन्फीरियर या कॉर्डल का मतलब होता है नीचे की तरफ, दैट मीन्स टुवर्ड्स द लोअर पार्ट, बी का हो गया 4। सी का लेटरल यानी कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर होना। एंड बचा क्या? डी का 3 बचा। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा कि ए का जो है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सो इनमें से कौन से ऑप्शन में ए का सेकंड आ रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में ए सेकंड, बी इज 4, सी इज 1 एंड डी इज 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब अगर तुम्हारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं है तो मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताती हूँ यहाँ पे, कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे पास आए ना और तुम्हें पक्का श्योर है कि हाँ भाई ए का सेकंड ऑप्शन है, ये तुम्हें पक्का श्योर है, बाकी 3 तुम्हें चाहे आते भी ना हो, तो तुम ऑप्शंस में जाके देखो। ऑप्शन में तुमने क्या देखा कि भाई ए का एक ही जगह आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2, तो तुम्हें बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू आर डैम श्योर कि हाँ भाई ए का सेकंड ही होगा, तो आंख बंद करके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कराना, तुम्हारा ये आंसर सही हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। तो इससे तुम्हारा टाइम भी सेव हुआ एग्जाम में, तो इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करना, प्रैक्टिस करो तो तुम ये चीज सीख जाओगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Now question number 4 is, Genu valgum will have the following effects on the joint in the lower extremity kinetic chain। Genu valgum में क्या होता है? कुछ इस तरीके से, यानी कि जो आपके नीज हैं वो बहुत अंदर की तरफ को हो गए हैं। ठीक है, यानी कि ये नीज जो है आपके, ये नी है, ठीक है, ये नी है, ये आपका फुट है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की शेप आ जाती है। सो इसके अंदर क्या होगा? कॉक्सा वेरा,
पेस प्लानस, पेस केवस एंड कैल्केनियो वेल्गस। अब देखो इसी से पता चल रहा है कि पेस प्लानस एंड पेस केवस एक साथ तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब कॉक्सा वेरा की बात करें तो कॉक्सा वेरा क्या होगा कि जो आपका नेक शाफ्ट एंगल था फीमर का वो बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली अगर नी अंदर की तरफ को जाएगी, जीनू वेलगम में जाएगी, तो जो नेक शाफ्ट एंगल है यहाँ पे वो इंक्रीज होगा ही होगा। सो दैट मीन्स कॉक्सा वेरा तो होगा। कैल्केनियो वेलगस यानी कि जो आपका कैल्केनियम है वो वेलगस में जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि नी वेलगस में जा रही है तो ये चीज़ भी होनी ही होनी है। अब पेस प्लानस होगा या पेस केवस होगा, तो हमें पता है कि भैया जब कैल्केनियो वेलगस आता है तो हमेशा पेस प्लानस होता है एंड पेस केवस नहीं होता, ठीक है। तो इन हमें वैसे भी पता चल रहा है दिखने से या कि या तो भाई फुट फ्लैट होगा या हाई आर्च फुट होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी जब जीनो वेलगम होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। सो देखो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए, बी एंड डी ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पेस प्लानस एंड पेस केवस दोनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट। सो करेक्ट आंसर हेयर विल बी ए, बी एंड डी ओनली, ठीक है। आंसर विल बी ए, बी एंड डी, कॉक्सा वेरा, पेस प्लानस एंड कैल्केनियो वेलगस, राइट। Next is the extensor mechanism of a finger includes all of these except extensor digitorum tendon, straight retinacular ligament, fiber from dorsal and volar interossei, ventral aponeurosis. First C only, D only, B C D only and B and D only. So the correct answer इनमें से कौन सा एक्सटेंशन मैकेनिज्म में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेंट्रल एपोन्यूरोसिस। जो हमारा एक्सटेंसर डिजिटोरम का टेंडन है ये क्या करता है, सेंट्रल से स्लिप बनाता है और लेटरल बैंड बनाता है एक्सटेंसर मैकेनिज्म का। जो आपके स्ट्रेट रेटिनाकुलर लिगामेंट है ये क्या करते हैं, लेटरल बैंड को कनेक्ट करते हैं वोलर प्लेट से, ठीक है। एंड जो डोर्सल एंड वोलर इंटरॉशिया ये क्या काम करती है, ये इंसर्ट करती है एक्सटेंसर हुड पे और ये एमसीपी फ्लेक्शन और आईपी जॉइंट एक्सटेंशन में काम करती है। सो यहाँ पे जो वेंट्रल एपोन्यूरोसिस है, ओनली दिस ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सटेंसर मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज हाउ रैपिडली अ मसल कैन डेवलप मैक्सिमल टेंशन इज डिटरमाइंड बाय, कितनी जल्दी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करके टेंशन डेवलप कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मसल फाइबर इन मोटर यूनिट्स, द लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स, साइज ऑफ मोटर यूनिट एंड फाइबर अरेंजमेंट। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, इन चारों के ऊपर ही जो आपकी मैक्सिमल टेंशन एक मसल बना सकती है वो डिपेंड करती है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, बी, सी, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सो टाइप ऑफ मसल फाइबर इन मोटर यूनिट, अगर टाइप 2 फाइबर हैं तो वो ज़्यादा जल्दी टेंशन जनरेट करते हैं, वेराज जो टाइप 1 फाइबर्स होते हैं जो कि स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर्स होते हैं वो थोड़ा स्लोली टेंशन जनरेट करते हैं। लेंथ ऑफ मसल फाइबर की बात करें तो जितने लंबे फाइबर्स होंगे उतनी ज़्यादा जल्दी वो मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन या टेंशन प्रोड्यूस करेंगे। मोटर यूनिट जितनी ज़्यादा बड़ी एंड जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में मोटर यूनिट्स होंगी उतना ही ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड फाइबर अरेंजमेंट, जो पैरेलल मसल फाइबर्स हैं उनकी जो टेंशन है वो रैपिडली बढ़ती है, क्यों, क्योंकि इनमें एडिशन हो जाता है, यानी कि एडिटिव वाला फॉर्मूला मैथ्स का यहाँ पे लग जाता है। ये सारे आपस में पैरेलल हैं तो इनकी जो फोर्स होगी वो भी इकट्ठी एक साथ ही लगती है, एडिटिव हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन मूवमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्रे इंक्लूड्स। अब फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिब्रा है एंड ये एक वर्टिब्रा है, ठीक है, ये दोनों वर्टिब्रा एक साथ लगी हुई हैं, तो इनमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट कैसे हो सकती हैं, साइड टू साइड, हाँ जी साइड टू साइड हो सकती हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, है ना। तो साइड टू साइड मूवमेंट हमें कहाँ से देखने को मिलेगी, फ्रंटल प्लेन में ही देखने को मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल सही। साइड टू साइड ट्रांसलेशन में सजाइटल प्लेन में देखने को मिलेगी हमें नहीं, हम सामने से वर्टिब्रे को देखेंगे तभी तो वो राइट और लेफ्ट साइड में जाती हुई दिखेगी हमें फ्रंटल प्लेन में। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रांसलेशन इन द सजाइटल प्लेन, दिस इज ट्रू। अब ये तो हमने देखा फ्रंट व्यू वर्टिब्रा का, फ्रंट व्यू। अब अगर हम साइड व्यू देखें वर्टिब्रा का, सो दिस इज द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रे, ठीक है। तो हमने ये साइड व्यू देख रहे हैं वर्टिब्रा का। अब इसमें जो आपकी वर्टिब्रे है वो आगे पीछे हो रही है, ठीक है, दिस इज फ्रंट एंड दिस इज द बैक ऑफ वर्टिब्रे। तो ये जो मूवमेंट है हम साइड से खड़े होकर देख रहे हैं ये हमें किस में दिखेगी, सजाइटल प्लेन में, ठीक है, दिस विल बी सीन इन दी सजाइटल प्लेन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ऑप्शन नंबर ए एंड सी विल बी करेक्ट। बाकी दोनों क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये सजाइटल प्लेन में नहीं होगा एंड ये फ्रंटल प्लेन में नहीं होगा, इसलिए, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर।
Question number 8 is the correct order of Valsalva maneuver is closure of glottis, deep inspiration, increase in intra-abdominal and intrathoracic pressure and contraction of abdominal muscle. अब इनको हमें ऑर्डर वाइज लगाना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि लास्ट में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। अब इनमें से बताओ लास्ट में क्या होगा कि जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, ये लास्ट में आता है। तो ये दो ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन। अब मुझे चेक क्या करना है कि ए एंड बी में से कौन सा पहले होगा, डीप इंस्पायरेशन पहले होगा या फिर क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस पहले होगा, क्योंकि डी एंड सी तो अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं। सो यहाँ पे पहले क्या होगा, क्लोजर ऑफ ग्लॉटिस होगा, उसके बाद डीप इंस्पायरेशन होगा। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी ए बी डी सी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो वेलसाल्वा मैन्योवर क्या होता है, एक फोर्स्ड एक्सपायरेटरी एफर्ट होता है अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस, राइट। और ये हमें एनकरेज नहीं करना होता, पेशेंट को ये नहीं करना, क्योंकि इससे बीपी इंक्रीज हो जाता है। सो पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप काउंट करते रहो, बोलते रहो, ठीक है, ताकि आपको वेलसाल्वा मैन्योवर ना हो। नेक्स्ट इज इन सर्वाइकल अपर क्रॉस सिंड्रोम। सो ये आपकी सर्वाइकल नेक है, ये आपका फेस है, यहाँ पे ये आपकी सर्वाइकल स्पाइन है। तो यहाँ पे एक अपर क्रॉस सिंड्रोम बनता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें क्या होता है, डीप नेक फ्लेक्सर्स आर स्ट्रॉन्ग, डीप नेक फ्लेक्सर्स, रोम्बॉइड्स एंड सेरेटस एंटीरियर आर वीक, पेक मेजर एंड माइनर आर वीक एंड लोअर ट्रेपीजियस इज स्ट्रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी कि जो आपके डीप नेक फ्लेक्सर्स हैं, रोम्बॉइड्स हैं एंड सेरेटस एंटीरियर हैं, ये आपकी वीक हो जाती है एंड अपर क्रॉस सिंड्रोम ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। एक लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी होता है जो कि आपकी लंबर स्पाइन में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। Last question of today's video is the medial glide to the subtalar joint of the foot is used to increase eversion, inversion, dorsiflexion and plantar flexion. इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? सो medial glide, यहाँ पे जब भी ये कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा कन्वेक्स कनकेव रूल का आप ध्यान रखना, ठीक है। इस रूल के बेसिस पे आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। सो अगर हम medial glide दे रहे हैं दैट मीन्स हम जो eversion की मूवमेंट है उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो medial glide of the calcaneum facilitates what calcaneum eversion and therefore increases subtalar eversion, obviously, right. So this will be the correct answer कि अगर आप medial glide देते हो to the subtalar joint तो आपके जो eversion मूवमेंट है वो इंक्रीज होती है। गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसका पार्ट 3 देखने के लिए आप यहाँ पे जरूर क्लिक कर लेना।